हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसको हम राजनीति विज्ञान से सॉल्व करेंगे। आज हमारा प्रश्न पत्र है जून 2013 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक सिद्धांत से। राजनीतिक सिद्धांत के हाश का विषय निम्नलिखित में से क्या सही है बताइए। इसमें इतिहास परकवाद होता है, अति तथ्यात्मकतावाद है, नैतिक सापेक्षवाद है, उपयुक्त सभी संबंधित हैं। नैतिक सिद्धांतों के हास के संदर्भ में निम्न बातों को समाहित किया जाता है: इतिहास परकवाद, अति तथ्यात्मकतावाद, नैतिक सापेक्षवाद इत्यादि। राजनीतिक सिद्धांतों के हास के संदर्भ में अल्फ्रेड कावन का यह तर्क है कि समकालीन समाजों में ना तो पूंजीवाद प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांतों की कोई प्रासंगिकता रही है और ना ही साम्यवादी प्रणाली में। अत्यंत महत्वपूर्ण है राजनीतिक सिद्धांत के चरण के समर्थक विद्वानों ने अल्फ्रेड कोवेन, डेविड ईस्टन और लिपसेट हैं। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कथन और कारण। कथन बताइए। जैसा कि शेवाइन ने कहा है कि महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों से उत्पन्न होते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कोई राजनीतिक सिद्धांत निष्काम नहीं होता, ये भी सही हो जाएगा और RA की सही व्याख्या करता है। शेवाइन का मानना है कि महान राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक एवं सामाजिक संकेतों से उत्पन्न होते हैं और राजनीतिक सिद्धांत निष्काम होते हैं। नेक्स्ट आता है अलेक्जेंडर विंडत को आप किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखेंगे? तो इनको रखा जाता है सामाजिक निमित्तिवाद के अंतर्गत। अलेक्जेंडर विंडत सामाजिक निमित्तिवाद उपागम के प्रमुख विचारकों में से एक हैं। इस उपागम के माध्यम से सामाजिक एवं संप्रेषण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है? तो संदर्भवाद के व्याख्याता के अंतर्गत नहीं आते विटगेस्टीन इसके अंतर्गत नहीं आते, जबकि स्किनर, प्रोकोक और विंच इनके अंतर्गत आते हैं। स्किनर, प्रोकोक और विंच इत्यादि संदर्भवाद के प्रमुख व्याख्याता हैं, जबकि विटगेस्टीन संदर्भवाद के व्याख्याता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के समर्थक हैं? तो प्लेटो के समर्थक के अंतर्गत आते हैं लिवेंसन प्लेटो के समर्थकों में गिने जाते हैं, जबकि क्रॉसमैन, वर्लिन और पॉपर आलोचकों में गिने जाते हैं। कार्ल पामर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत प्लेटो को स्वप्नदर्शी एवं सर्वाधिकारवादी मानते हुए लिखा है कि इसके तत्व मीमांसा सिद्धांत सर्वथा भ्रामक है और इसके राजनीतिक परिणाम अत्यंत विनाशकारी हैं। नेक्स्ट आता है, नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? तो ये अरस्तु के द्वारा परिभाषित किया गया है। अरस्तु ने नागरिकों को शासक के नागरिक जीवन का सहभागी और बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है। अरस्तु केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिक की श्रेणी में रखते हैं जो शासन के कार्यों में किसी न किसी रूप से भाग लेते हों। अरस्तु महिला, दास एवं संपत्तिहीन व्यक्ति को नागरिक की श्रेणी में नहीं रखते। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्र पर आधारित है? तो ये हो जाएगा हॉब्स का। यह सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है। हॉब्स का राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है। जॉन लॉक रचित टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है फिल्मर पर। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1789 में रॉबर्ट फिल्मर पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसमें फिल्मर के पित्त सत्तात्मक एवं राजा के प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया गया है। लॉक ने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की व्याख्या की है। अन्य तथ्य में आते हैं, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के 3 प्रकारों के अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं जीवन के अधिकार बताए हैं। लॉक ने समाज एवं सरकार में अंतर किया है।
निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? तो होम फेवर के रूप में कल्पित किया है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है। अन्य तथ्य में कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और ऐतिहासिक भौतिकवाद व्याख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचना होता है? ये कहा गया है लेनिन के द्वारा। लेनिन का मानना है कि श्रमिक स्वतः समाजवादी नहीं बनते बल्कि केवल मजदूर संघवादी बनते हैं तथा फलस्वरूप व्यावसायिक क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को उन तक पहुंचना होता है। अन्य तथ्य लेनिन के प्रमुख विचार हैं: साम्यवादी क्रांति में विचारधारा की भूमिका स्वीकार की है। दूसरा, साम्यवादी दल की भूमिका। तीसरा, साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष। और चौथा आता है लोकतंत्रीय केंद्रवाद। जहां तक अरविंदो के विश्वास का संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताइए? यह विश्वास की उनकी शिक्षा एवं प्रतिभा ईश्वर की है, जिसका प्रयोग केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए किया जा सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा सही? उनका विश्वास था कि उनकी शिक्षा और जो प्रतिभा है ईश्वर की है और उनका प्रयोग व्यक्तिगत सुख और शांति के लिए नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आती है उनका संकल्प कि वे केवल ईश्वर के नाम का ही जाप नहीं करेंगे बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध भी करेंगे। ये भी सही हो जाएगा। उनकी दृढ़ धारणा कि वे देश को एक जड़ वस्तु नहीं बल्कि माता मानते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अरविंद घोष देश को जड़ वस्तु ना मानते हैं, नहीं मानते। अरविंद ईश्वर में विश्वास करते हुए यह कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा शिक्षा एवं प्रतिभा ईश्वर की देन है, जिसका प्रयोग व्यक्तिगत सुख शांति के लिए ना होकर सामूहिक कल्याण होना चाहिए। उनका यह भी संकल्प है कि केवल ईश्वर के नाम का ही जाप ही नहीं बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष बोध भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की है? तो ये की गई है एम एन रॉय के द्वारा। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांतों की आलोचना एम एन रॉय के द्वारा की गई है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मार्क्स का मानना है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में जितना खर्चा आता है और बाजार में जितने दामों पर बेची जाती है, उन दोनों के बीच जो अंतर होता है वही अतिरिक्त मूल्य है। दूसरे शब्दों में समग्र उत्पादन मूल्य अर्थात खर्च एवं बाजार मूल्य के बीच जो अंतर आता है वही अतिरिक्त मूल्य है। इसे श्रमिकों को मिलना चाहिए जबकि पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते? ये कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी का मानना है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। उनकी प्रेरणा उन्हें प्रसिद्ध मनीषी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली थी। आध्यात्मिक एवं धार्मिक, नैतिक, ये तीनों अभिव्यक्तियां गांधी जी के लिए एक ही अर्थ का संदेश देती हैं। धर्म को उन्होंने कभी संकुचित अर्थ में नहीं लिया है। गांधी जी अपने राजनीतिक विचार अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1905 में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित प्रश्न। पहला है अल्मोंड और बारवा के अनुसार संकीर्ण संस्कृति के लोग डैश निम्न होते हैं। तो यह राजनीतिक व्यवस्था, उनके नेताओं तथा कार्य व्यापार के बारे में संज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। तो पहला सही हो जाएगा। व्यवस्था, उनके नेताओं और कार्य व्यापार के बारे में भावनात्मक अभिमुखीकरण, ये भी सही हो जाएगा। व्यवस्था, उनके नेताओं और कार्य व्यापार के बारे में मूल निर्धारण संबंधी अभिमुखीकरण, उपयुक्त सभी सही हैं। आलमन के अनुसार संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति के लोगों में राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े नेताओं में कार्य व्यापार के बारे में सृजनात्मक अभिमुखीकरण, कार्य व्यापार के बारे में भावनात्मक अभिमुखीकरण और मूल्य निर्धारण संबंधी अभिमुखीकरण निम्न कोटि का होता है।
ब्लॉक मतदान व्यवस्था को डैश भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। ब्लॉक मतदान व्यवस्था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहलाती है। इस प्रणाली के अनुसार सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। सीमित मतदान प्रणाली के अंतर्गत मतदाताओं को जितने उम्मीदवार निर्वाचित होने होते हैं उससे एक कम मत देने का प्रावधान होता है, जबकि सूची प्रणाली आनुपातिक प्रणाली का एक प्रमुख भाग है, जिसके अंतर्गत मतदाता किसी व्यक्ति विशेष को वोट न देकर पार्टी को मत देता है। नेक्स्ट आते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाता है, तो इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय के लिए प्रतिनिधि सभा के पास भेजा जाता है। तब प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आधी सूची इस साइड है तो हम इसका सीधा आंसर देखेंगे, है ना। पहला है पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल। राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की मनोवैज्ञानिक संपुक्तता देखी जाती है। सोशियोलॉजिकल मॉडल समूह सदस्यता को मतदान व्यवहार को जोड़ना, इसके अंतर्गत आता है। नेशनल चॉइस मॉडल, इसमें राष्ट्रीयकर्ता को मतदान करना आता है। और डोमिनेंट ऑडियोलॉजिकल मॉडल, इसके अंतर्गत वैचारिक कौशल की प्रक्रिया द्वारा मतदान को रूप देना शामिल है। नेक्स्ट आते हैं समेकित एवं विभक्त सरकार की संकल्पना का आविष्कार यूएसए में किया गया था। विभक्त सरकार का अर्थ बताइए। इसमें राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास होता है तथा दूसरी पार्टी का कांग्रेस की सीनेट पर नियंत्रण होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कि राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है तथा कांग्रेस प्रतिनिधि सभा दूसरी पार्टी के पास होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कि राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है तथा कांग्रेस के दोनों व्यवहार मंडलों पर दूसरी पार्टी का नियंत्रण होता है, ये भी सही हो जाएगा। तीनों ही सही हैं। चौथा कि राष्ट्रपति पद और कांग्रेस के दोनों व्यापार मंडलों में एक ही सरकार के नियंत्रण होता है, तो इन दोनों पर एक ही सरकार का नियंत्रण नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ गलत है, पहले की 1, 2, 3 सही है। विभक्त सरकार का अर्थ है कि एक पार्टी का नियंत्रण कार्यपालिका पर रहता है और दूसरी पार्टी का विधायिका के दोनों सदनों एवं एक सदन पर नियंत्रण रहता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि राष्ट्रपति पद एक पार्टी के पास रहता है और कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा और सीनेट या दोनों सदन पर दूसरी पार्टी का नियंत्रण होता है। इस तरह विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनकी पुस्तक बताइए। पहले हैं वाल्टर रोडनी, इनका संबंध है हाउ यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका। जियोफे के का संबंध है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट आ मार्क्सिस्ट एनालिसिस से। रोनाल्ड एच चिरकोटे का संबंध है डेनियल लर्नर थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। और जोसेफ सिम्पीटर का संबंध है इंपीरियलिज्म सोशल क्लासेस। नेक्स्ट आते हैं वाल्टर रोडनी का संबंध है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। जियोफे का संबंध है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट आ मार्क्सिस्ट एनालिसिस से। रोनाल्ड एच चिलकोटे का संबंध है थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। और जोसेफ सिम्पीटर का संबंध है इंपीरियलिज्म सोशल क्लासेस से। नेक्स्ट आते हैं द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज एंड द एंटी सैलून लीग नामक 2 प्रभावक ग्रुप कहाँ के हैं? ये दोनों ही प्रभावक जो गुट हैं वह द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित हैं। द नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज एंड द एंटी सैलून लीग नामक 2 प्रभावक ग्रुप यूएसए के प्रमुख सक्रिय ग्रुप हैं। नेक्स्ट आते हैं उन विविध प्रयोजनों को बताइए जो जेम्स मिल्सन ने हित समूह में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किए थे। तो ये हो जाएंगे साधक,
सो उद्देशक और अभिव्यंजक ये तीनों ही आते हैं, लेकिन चयनात्मक प्रोत्साहन इसके अंतर्गत नहीं आता। जेम विल्सन ने साधक सो उद्देशक एवं अभिव्यंजक को हित समूह में सम्मिलित होने के निर्णय को मजबूत करने के लिए पेश किया था। नेक्स्ट आते हैं निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं बताइए। इसके अंतर्गत केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होता है और दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन को दो भागों में बांटा गया है। पहला सूची प्रणाली, दूसरा एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। सूची प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है और मतदाता किसी व्यक्ति विशेष को वोट ना करके किसी पार्टी के संदर्भ में वोट करता है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और विचार, पहले आते हैं लॉर्ड एवं सुसान रुडोल्फ। इनका संबंध है भारतीय राज्य समूह एवं वर्ग बहुवाद में अंतर स्थापित करते हैं। पार्थो चटर्जी का संबंध, पार्थो चटर्जी हैं, इनने दिया है राज्य संसाधनों का प्रधान आवंटक एवं सामाजिक समूह प्रधान शुक्रकर्ता एवं सुसाध्यकर्ता। नेक्स्ट आते हैं फ्रैंकल एवं MSA रॉय का संबंध है लोक संस्थाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं के बीच लोकतांत्रिक राजनीति विपाटन से। और हमजा अलवी का संबंध है अति विकसित राज्य औपनिवेशिक राज्य से। लॉयड सुसान रुडोल्फ का संबंध है भारतीय राज्य समूह एवं वर्ग बहुवाद के अंतर स्थापित से। पार्थ चटर्जी का संबंध है राज्य संसाधनों का प्रधान आवंटन एवं सामाजिक समूहों में प्रधान शुक्रकर्ता एवं सुसाध्यकर्ता से। फ्रैंकल और MSA रॉय का संबंध है लोक संस्थाओं एवं राजनीतिक संस्थानों के बीच लोकतांत्रिक राजनीतिक विपाटन से। और हमजा अलवी का संबंध है अति विकसित उत्तर औपनिवेशिक राज्य से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार और उनके देश बताइए। संवैधानिक रूप से विकेंद्रीकृत संघ, ये UK से संबंधित है। कुछ संघीय गुणों के साथ संघ, ये भारत में पाया जाता है। परिसंघ या कॉन्फेडरेशंस का संबंध है स्विट्जरलैंड से। और महासंघ फेडरेशन का संबंध है USA से। संवैधानिक रूप में विकेंद्रीकृत संघ UK से संबंधित है। कुछ संघीय गुणों के साथ संघ भारत में पाया जाता है। परिसंघ स्विट्जरलैंड में है और महासंघ USA में पाया जाता है। संचार उपागम का आविर्भाव किससे माना जाता है? तो संचार उपागम का आविर्भाव साइबरनेटिक अभियांत्रिकी से माना जाता है। संचार उपागम का आविर्भाव साइबरनेटिक अभियांत्रिकी से माना जाता है। कार्ल ड्यूस ने संप्रेषण सिद्धांत की नींव रखी है। इनकी प्रसिद्धि कंट्रोल इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। कार्ल ड्यूस ने नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस एंड कंट्रोल पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आते हैं स्टीवेन माल्ट्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण तृतीय स्तर राज्यों को चिन्हित करता है? तो ये अभिशासन पर संकट या अभिशासन का संकट इसको चिन्हित करता है तृतीय राज्य को। स्टीवेन माल्ट्स ने अभिशासन के संकट को तृतीय स्तर के राज्य के रूप में चिन्हित किया है। नेक्स्ट आता है कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संबंध है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ विशिष्ट संस्कृतियों और पहचान में है, तो ये भी सही हो जाएगा। और RA की सही व्याख्या करता है। निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ विशिष्ट संस्कृतियों एवं पहचान में है एवं क्षेत्रीय दलों का उद्भव एवं सशक्तिकरण परस्पर संबद्ध है। इस कारण से कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न। SP हैटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास तब होता है जब बड़े पैमाने पर लामबंदी एवं सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण कम होते हैं।
SP हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास तब होता है जब बड़े पैमाने पर लामबंदी और सहभागिता की अपेक्षा संस्थानीकरण कम होता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ संस्थानीकरण के रूप में मानते हैं? तो ये मानते हैं हेलियो ज़िकोरवी ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ संस्थानीकरण के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आधुनिकीकरण विचारधारा और उनके लेखक। पहले आते हैं मनोवैज्ञानिक विचारधारा, ये दी गई है डेनियल लर्नर के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं संरचनात्मक विचारधारा, ये G.A. एलमंड के द्वारा दी गई है। मानकीय विचारधारा सेल्डन बुलिन ने दी है और उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा को दिया गया है लियो टॉड के द्वारा। मनोवैज्ञानिक विचारधारा डेनियल लर्नर ने दी है। संरचनात्मक विचारधारा G.A. एलमंड ने दी है। मानकीय विचारधारा सेल्डन बुलिन ने दी है और उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा को दिया गया है लियो टॉड के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी, संविधानवाद एवं लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया है? तो ये अंतर थेडा स्कोपोल के द्वारा दिया गया है। थेडो स्कोपोल जैसे विचारक उदारवादी, संविधानवाद एवं लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 प्रमुख संगठकों समता, क्षमता एवं विभेदीकरण की शिनाख्त की है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, उच्च स्तर का भेदीकरण विकास एवं क्षमता निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। तो ये भी सही हो जाएगा और RA की सही व्याख्या करता है। समानता, क्षमता एवं भेदीकरण लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं हैं। पाई के अनुसार उच्च स्तर का भेदीकरण विकास एवं क्षमता निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बताइए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होगा। दूसरा, अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, ये तो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट आता है राज्य पोषण, जीवन निर्वाह का स्तर को बढ़ाने और सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करना, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत है। कुटीर उद्योग को विकसित करना, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। उपयुक्त विकल्प में अल्पसंख्यक की भाषा एवं लिपि संस्कृति का संरक्षण संबंधी प्रावधान मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन विकसित करना, राज्य पोषण एवं जीवन निर्वाह के स्तर को बढ़ाने एवं सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास, कृषि एवं पशुपालन का संगठन इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट आता है कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है, ये भी सही हो जाएगा और RA की सही व्याख्या करता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्तियां कैबिनेट के पास होती हैं। भारत केंद्र राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद एवं विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि धन विधेयक संसद में सिर्फ निम्न सदन में उद्भूत होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, संसद का निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित निकाय होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं और RA की सही व्याख्या करता है। पहला, संसद का निम्न सदन या लोकसभा को जनप्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। धन विधेयक संसद के निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, अन्यथा पास मान लिया जाता है। अतः कथन कारण दोनों सही हो जाएंगे और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केवल राज्यसभा की ही समिति कौन सी हो जाएगी? तो सिर्फ राज्यसभा में पाई जाती है। अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आश्वासन समिति और
मेज़ पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति इसके अंतर्गत नहीं आती राज्यसभा में। तो अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आश्वासन समिति और मेज पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति में समितियां केवल राज्यसभा से ही संबंधित हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई हैं के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें अधिकतम सदस्य 500 होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं के अधिकतम सदस्यों की संख्या 5000 तक होती है। राज्य विधानमंडलों का गठन राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बनती है। यद्यपि भारत के 7 राज्यों में ही द्विसदनीय विधायिका है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की देन है? तो भारत के संविधान में निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित अनिवार्य नहीं है। तो यदि कोई भी निजी धार्मिक संस्था है, इसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो ये हमारा क्या है? संविधान की देन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राजकीय निधि से संचालित होने वाली किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो पहला, इसमें नागरिक समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, राज्य के द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं भी आता है, लेकिन धार्मिक संपत्ति पर कराधान इसके अंतर्गत नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ऐसी समस्त आय को कर से मुक्त कर दिया गया है जिससे धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित कर दिया गया हो। धर्म की स्वतंत्रता के साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसमें अनुच्छेद 335 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं के प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। मूल संविधान में संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग के गठन की बात कही गई है, लेकिन बाद में एक नया अनुच्छेद 338 ए 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से आयोग बनाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं ना तो संविधान की संघीय विशेषता का उल्लंघन करती हैं और ना ही राज्यों की स्वायत्तता का। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाएं अधिक केंद्र सरकार के नियमों से शासित होती हैं और राज्य सरकारों का उन पर नियंत्रण नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। इन सेवाओं के अधिकारी यद्यपि राज्य में तो काम करते हैं, लेकिन इन पर राज्यों का कोई नियंत्रण नहीं होता। राज्य में काम करना एकात्मकता का प्रतीक है, संघीय व्यवस्था का नहीं। अतः कथन गलत हो जाएगा, जबकि कारण सही है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय शासन और उनसे प्रमुख मुद्दों से संबंधित प्रश्न। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल। सबसे पहले आते हैं आई के गुजराल, ये रहे हैं 21 अप्रैल 1997 से 1998 तक। A.V. वाजपेयी ये 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे हैं। S.D. देवेगौड़ा ये रहे हैं 1 जून 1996 से 20 अप्रैल 1997 तक। और चंद्रशेखर ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे हैं। पहले आते हैं आई के गुजराल, ये 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक रहे हैं। A.V. वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे हैं। S.D. देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 20 अप्रैल 1997 तक। और चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे हैं।
नेक्स्ट आते हैं बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो बजट में सबसे पहले होता है वित्त विधेयक, उसके बाद अनुदानों पर मतदान होता है, फिर सामान्य चर्चा होती है और फिर क्या होता है विनियोजन विधेयक होता है 4 नंबर पर। बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम हो जाएगा वित्त विधेयक, सामान्य चर्चा, अनुदानों पर मांग एवं विनियोजन विधेयक। बजट 2 तरह का होता है, सामान्य बजट और रेलवे बजट। ध्यान तलब है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1921 में पृथक कर दिया गया था। सरकार के वित्तीय मामलों की देखभाल करने वाला वित्त मंत्रालय बजट की रचना के लिए उत्तरदायी होता है। 21 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ मिला दिया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस उपवाक्य का प्रयोग विंडिस्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया है। तो ये किया था कल्पित समुदाय के लिए। बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी प्रसिद्ध रचना इमेज्ड कम्युनिटीज़ 1983 में राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय कहा है। इनका मानना है कि एक राष्ट्र के अंतर्गत अधिकांश व्यक्ति एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी वे सभी अपने को एक समुदाय का सदस्य मानते हैं। वे सभी एक स्वीकृत मूल्य या मान्यता में विश्वास रखते हैं और उनका यही भाव उन्हें एक राष्ट्र के रूप में जोड़कर रखता है। एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए भी कल्पित समुदाय शब्द का ही प्रयोग किया है। नेक्स्ट आते हैं किसने बताया है कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है। तो ये कहा था थॉमस पेंथम के द्वारा। थॉमस पेंथम ने धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक बताया है, जबकि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का विलोम सांप्रदायिक बताता है। भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखेगा। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी शाखा के प्रचलनों को समाविष्ट करता है। तो ये कहा गया है लूथर गुलिक के द्वारा। लूथर गुलिक जैसे विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है और दिन प्रतिदिन लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र बढ़ाता जा रहा है। उदासीनता का अचल अवधारणा किससे संबंधित है। तो उदासीनता की जो अचल अवधारणा है इसका संबंध है सत्ता से। उदासीनता का अचल अवधारणा सत्ता से संबंधित है। सत्ता के प्रकारों को 3 आधारों में बांटा जा सकता है। पहला रेखा अधिकार सत्ता, दूसरा स्टाफ अधिकार सत्ता और तीसरा आता है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। लोक निगम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है बताइए। इसे मंत्रालय के नियंत्रण से पूरे प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। तो सही है ये। लोक निगम वह सरकारी उपागम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने और वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य एवं स्थानीय कानून के द्वारा की गई है। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला प्रशासनिक स्वायत्तता, दूसरा पृथक विधानिक अस्तित्व, तीसरा स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था, चौथा संसद एवं कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त, पांचवा सार्वजनिक एकाधिकार, छठवां बोर्ड द्वारा प्रावधान और सातवां उद्देश्य की स्पष्टता। अभिप्रेरणा के हेर्ज़बर्ग द्विकारक सिद्धांत में हाइजेन अर्थात स्वायत्तता कारक में निम्नलिखित में से क्या समाविष्ट नहीं है। तो इसमें उत्तरदायित्व समाविष्ट नहीं होता, जबकि वेतन, कंपनी नीति एवं कार्य की स्थितियां इसमें समाहित होती हैं। हेर्ज़बर्ग ने अपनी अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत में उत्तरदायित्व संबंधी कारकों को सम्मिलित नहीं करता, जबकि अन्य तत्व वेतन, कार्य की स्थितियां एवं कंपनी नीति को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन बजट शब्दावली किसके द्वारा गढ़ी गई है। तो ये यूएसए का प्रथम हूवर आयोग के अंतर्गत आती है। प्रथम हूवर आयोग
1949 में सर्वप्रथम अपनी रिपोर्ट में निष्पादन बजट शब्दावली का प्रयोग किया गया था। उस आयोग का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1949 में किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1950 में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की अवधारणा को स्वीकार किया गया। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1968 में निष्पादन बजट अपनाया गया था। लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश नहीं करता? तो ये उच्च अधिकारी पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए, इसकी सिफारिश करता है। संबद्ध मंत्रालय के सचिव को प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में हमेशा सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, इसकी बात नहीं करता। आंतरिक लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, इसकी बात भी करता है। लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न सिफारिश की है। पहला, उच्च अधिकारी पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए। दूसरा, आंतरिक लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। पद वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है? तो ये कर्तव्य भार के अंतर्गत आता है। कार्मिक प्रशासन में वर्गीकरण का अर्थ कर्तव्य एवं दायित्वों के आधार पर पदों का ऐसा समूहीकरण है जिसमें मोटे तौर पर कुछ वर्ग निर्मित हो जाए। पहला वर्ग जो पद वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत जिन पदों के कर्तव्य एवं दायित्व एक से होते हैं वे एक वर्ग में रखे जाते हैं। इस बात की चिंता नहीं की जाती कि वे पद किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। अधिकारियों का पेशेवर निकायों जो स्थायी, वैतनिक एवं कुशल होता है। सिविल सेवा को इन शब्दों में किसने परिभाषित किया है? तो ये हरमन फाइनर के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। हरमन फाइनर ने सिविल सेवा को परिभाषित करते हुए कहा है कि सिविल सेवा पदाधिकारी का ऐसा पेशेवर निकाय है जो कि स्थानीय वैतनिक एवं स्थायी वैतनिक एवं कुशल होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञ और सामान्यज्ञों के संबंध पर विचार किया गया है? तो फुलटन समिति रिपोर्ट के अंतर्गत इस पर विचार किया गया है। फुलटन। इंग्लैंड में लोक सेवा की संरचना, भर्ती एवं प्रशिक्षण, प्रबंध एवं सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों इत्यादि के संबंध में 1966 में फुलटन समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1968 में प्रस्तुत की थी। गैंग प्लैंक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो गैंग प्लैंक का संबंध है स्तर से शांत तरण से संबंधित है, अर्थात लेवर जंपिंग से संबंधित है। गैंग प्लैंक का संबंध लेवल जंपिंग से होता है। हेनरी फेयोल ने पद सोपान व्यवस्था में निहित दोषों को दूर करने के लिए एक फुल व्यवस्था का निर्माण किया है। इस पर गैंग प्लैंक के नाम से पुकारा जाता है, जिसका तात्पर्य है वस्तुतः यह समन्वय की व्यवस्था है। इस व्यवस्था द्वारा विभाग एवं उप विभाग के कर्मचारी सीधे सीधे भी एक दूसरे उप विभाग या विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोक निगम की विशेषता नहीं है? तो लोक निगम में यह कानूनी पहचान होती है, सही है। यह ना तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और ना ही इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? निगम की विशेषता के अंतर्गत गलत है। यह किसी से अनुबंध कर सकता है, ये सही है। और यह संपत्ति का मालिक हो सकता है, तो ये लोक निगम के बारे में सही है। लोक निगम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, पृथक वैधानिक अस्तित्व होगा। यह किसी से अनुबंध कर सकता है। यह संपत्ति का मालिक हो सकता है। प्रशासनिक स्वायत्तता होती है। भर्ती आदि में स्वतंत्रता होती है। सार्वजनिक एकाधिकार होता है। विशेष अधिनियम द्वारा निर्माण होता है और स्वतंत्र वित्त व्यवस्था इत्यादि इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। भारत में प्रशासन योग्यता के संकट के संबंध में अतुल कोहली की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। अतुल कोहली के द्वारा योग्यता के संकट के संबंध में परिभाषित किया गया है कि ये स्थायी एवं सहनशील सम्मेलनों की अनुपस्थिति होगी। दूसरा, नीतिगत अप्रभाविकता होगी। तीसरी, राजनीतिक संघर्ष को बगैर हिंसा के अनुकूल बनाने की अक्षमता होगी।
केंद्रीकरण और विकास के बीच वर्ता वियोजन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। भारत में शासन योग्यता के संकट के संबंध में अतुल कोहली ने निम्न परिभाषा दी है। पहला, स्थायी एवं सहनशील सम्मेलनों की अनुपस्थिति। दूसरा, नीतिगत अप्रभावता के रूप में एवं राजनीतिक संघर्ष को बगैर हिंसा के अनुकूल बनाने की अक्षमता के रूप में। भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारी सर्वेंट के पदोन्नति के मामले का फैसला कौन करता है? तो ये करते हैं मंत्रिमंडल समिति। भारत में वरिष्ठ सिविल कर्मचारियों की पदोन्नति का निर्णय मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित संधियों का सही आरोही क्रम बताइए। तो सबसे पहले होगी केमिकल वेपन्स एग्रीमेंट, उसके बाद हुई थी इंडेफिनिट एक्सटेंशंस ऑफ एनपीटी, सेकेंड नंबर पर हुई थी। फिर हुई थी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी, थर्ड नंबर पर। फिर हुई थी लैंड माइन वैन ट्रीटी, फोर्थ नंबर पर। तो इनका आरोही क्रम होगा, पहले हुई थी केमिकल वेपन एग्रीमेंट 1992 को, फिर हुई थी इंडेफिनिटी एक्सटेंस ऑफ एनपीटी 1995 में, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी 1996 में हुई और लैंड माइन्स वैन ट्रीटी 1997 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की संकल्पना का उदय हुआ था? तो ये हुआ था वुडरो विल्सन की संकल्पना से। संयुक्त राष्ट्र की संकल्पना के उदय का श्रेय वुडरो विल्सन को दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। हालांकि यह संगठन भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। इसकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध का होना माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हॉटलाइन का क्या अर्थ होता है? हॉटलाइन यह डायरेक्ट कम्युनिकेशंस लिंक DCL तक फैसिमाइल्स ट्रांसमिशंस क्षमता के अंतर्गत आता है। DCL के मार्गों से ग्राफिक सामग्री प्रेषित करना होता है। राज्यों के प्रमुख सरकार के प्रभारकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद होता है। उपयुक्त सभी हॉटलाइन के अंतर्गत आएगा। हॉटलाइन संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बिना रुकावट के संवाद स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद हेतु एक सशक्त माध्यम बन गया है। भारत ने इसी माध्यम से कई बार चीन, अमेरिका एवं पाकिस्तान से संवाद स्थापित किया है। DCL के माध्यम से किसी फाइल या ग्राफिक सामग्री का हस्तांतरण भी किया जा सकता है। उपयुक्त जो D है वो सही हो जाएगा, अर्थात सभी विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि आज प्रत्येक राज्य अपनी विवादग्रस्त मीडिया छवि को इन किन प्रकारों सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाता है तथा आज के पत्रकार प्रभावशील रूप से प्रेक्षक के स्थान पर सक्रिय भागीदारी बन गए हैं। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मीडिया युद्ध एजेंडा तय करता है और सहमति उत्पादित करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। प्रत्येक राज्य आज अपनी विवादग्रस्त मीडिया छवि को इन किन प्रकारों सुधारने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है तथा आज के पत्रकार प्रभावशाली रूप से प्रेक्षक के स्थान पर सक्रिय सहभागी बन गए हैं और मीडिया युद्ध एजेंडा तय करता है और सहमति उत्पादित करता है। इस तरह कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देश और उनकी समस्याएं बताइए। पाकिस्तान में कौन सी समस्या है? तो वहाँ पर पाई जाती है भारत के साथ बगलिहाल जल परियोजना के कारण विवाद रहता है। बांग्लादेश के साथ गैरकानूनी प्रव्रजन होता है। नेपाल से संबंधित है। अल्पकालिक मार्ग को विवाद बना के रखा है और चीन ने तवांग घटना के अंतर्गत विवाद होता है। पाकिस्तान के साथ बगलिहाल जल परियोजना के कारण विवाद है। बांग्लादेश से गैरकानूनी प्रव्रजन के कारण, नेपाल से अल्पकालिक मार्ग के कारण और चीन के साथ तवांग घटना होती है। नेक्स्ट आते हैं फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। देश और उनके विवाद बताने हैं। कंबोडिया और वियतनाम के बीच में है। कौन सा विवाद है? लेडाउन एंड आइलैंड्स ऑफ वाई का विवाद है। म्यांमार और थाईलैंड के बीच में है।
डाई लैंग का विवाद, मलेशिया और फिलीपींस के अंतर्गत सवाह नॉर्थ बोर्नियो के लिए विवाद है, वियतनाम और फिलीपींस के अंतर्गत स्पॉटलीज आइलैंड से संबंधित विवाद है, कंबोडिया वियतनाम लेउंग एवं आइलैंड्स ऑफ बाई के लिए विवाद है, म्यांमार थाईलैंड के लिए डाई लैंग के लिए विवाद है, मलेशिया फिलीपींस में सवाह नॉर्थ बोर्नियो के लिए विवाद है और वियतनाम फिलीपींस के लिए स्पार्टलीज आइसलैंड के लिए विवाद होता है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रश्न। पहला है, भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं था? तो भारत का इतिहास और उसकी परंपरा। भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने के पीछे निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। पहला, आर्थिक तत्व। दूसरा, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति और भारतीय शब्द की विचारधारा। नेक्स्ट आते हैं, भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? तो इसमें यूएसएसआर नहीं था, जबकि यूएसए, अर्जेंटीना और कोलंबिया इसके सदस्य थे। भारत पाकिस्तान के संबंध में कश्मीर विवाद को लेकर सुरक्षा परिषद द्वारा जिस आयोग का गठन किया गया था उसमें यूएसएसआर सदस्य नहीं था, जबकि यूएसए, कोलंबिया और अर्जेंटीना सदस्यों के रूप में निर्मित किए गए थे। भारत पाकिस्तान के बीच अब तक कई समझौते किए जा चुके हैं। इसमें शिमला समझौता, लाहौर समझौता और ताशकंद समझौता प्रमुख हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण है? तो इसमें तिस्ता नदी जल वितरण के लिए विवाद है। तिस्ता नदी जल वितरण को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी दोनों देशों के विवाद का प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। पहला, शरणार्थी समस्या। दूसरा, अवैध आप्रवासी की समस्या। तीसरा, न्यू मून द्वीप विवाद और चौथा, अल्पसंख्यकों की समस्या। पांचवा, आतंकवाद एवं मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या इत्यादि। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की सक्रिय भूमिका रही है, लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद वहां जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, इससे पारंपरिक मैत्री एवं विश्वास का स्थान भ्रामक धारणाओं और आशंकाओं ने ले लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते चले गए। पाकिस्तान और भारत के निम्न समझौतों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हुआ था जो आगरा एकॉर्ड हुआ था, ये हुआ था, एक कार्ड जारी किया गया था 2001 में। फिर ताशकंद एग्रीमेंट ये हुआ था 1965 में। ताशकंद एग्रीमेंट, लाहौर एग्रीमेंट हुआ था 1999 में और शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1971 में। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1965 में, शिमला एग्रीमेंट 1971 में हुआ था, लाहौर एग्रीमेंट 1999 में हुआ था, आगरा एकॉर्ड 2001 में हुआ था। आगरा एकॉर्ड 2001 में, लाहौर एग्रीमेंट 1999 में, शिमला एग्रीमेंट 1971 में और ताशकंद एग्रीमेंट 1965 में। नेक्स्ट आते हैं विविध से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताइए। सामान्य वसीयत इंगित करती है, तो ये मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत पहला सही हो जाएगा। समूह मानस और तीसरा, एक सर्वमान्य में उपयुक्त सभी के लिए अंगीकृत करती है। सामान्य वसीयत में निम्न तत्वों को अंगीकृत किया गया है। पहला, मेरी स्वयं अपनी वास्तविक वसीयत, समूह मानस एवं सर्वमान्य में इत्यादि। नेक्स्ट आते हैं FA हयेक द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, पहला दिया गया है द रोड टू सफरडम, सेकंड आता है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी, थर्ड आता है रूल्स एंड ऑर्डर थर्ड नंबर पर, फोर्थ आता है द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। तो FA हे की पुस्तक का सही क्रम होगा दी रोड टू सफरडम 1944, दी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी
1960, रूल्स एंड ऑर्डर 1978 और द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस ये 2011 में आया था। नेक्स्ट आते हैं लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें बताइए। पहले हैं एम सेंडल, इनका संबंध है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस से। नेक्स्ट आते हैं एम वाल्टजर, इनका संबंध है शिपर्ड्स ऑफ जस्टिस, द डिफेंस, प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यू किलिका, इनका संबंध है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी से। और आर जे वर्नस्टीन का संबंध है द स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी से। पहले आते हैं लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस का संबंध है एम सेंडर से। शिपर्ड्स ऑफ जस्टिस, द डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी का संबंध है एम वाल्टर से। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी का संबंध है डब्ल्यू किमलिका से। द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज का संबंध है आर जे वर्नस्टीन से। नेक्स्ट आते हैं लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक। पहले दी गई है गुट दल तथा प्रभावक गुटों के साथ व्यस्तता, ये रॉबर्ट डहल के द्वारा दी गई है। प्रबंधकीय क्रांति, ये वर्नहम के द्वारा दी गई है। सहभागिता प्रजातंत्र, पैटमैन एनालिसिस से संबंधित है। और राज्य का साधक सिद्धांत, ये मिनी बैंड से संबंधित है। गुट दल और प्रभावक का संबंध है रॉबर्ट डहल से। गुट दल एवं प्रभावक गुटों के साथ व्यस्तता रॉबर्ट डहल ने दी है। प्रबंधकीय क्रांति वर्नहम के द्वारा दी गई है। और सहभागी प्रजातंत्र पैटमैन ने दी है। और राज्य का जो साधक सिद्धांत है मिनी वेंड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया नामक पुस्तक के संस्थापक और जो लेखक हैं उनका नाम है जोया हसन। पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया 2000 में आई थी। इनकी पुस्तक के संपादक जोया हसन हैं। इनकी अन्य पुस्तकों में आती है पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया 2002 में, डेमोक्रेसी इन मुस्लिम सोसाइटीज़ एंड एशियन एक्सपीरियंस 2007 में आई। अनइक्वल सिटीजन मुस्लिम वुमेन इन इंडिया 2004 में आई। और एजुकेटिंग मुस्लिम गर्ल अ कंपैरिजन ऑफ 5 इंडियन सिटीज़ 2005 में आई थी। नेक्स्ट आता है किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताइए। खेड़ा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन और तेभागा आंदोलन, ये तीनों ही किसान आंदोलन है, लेकिन ताबलीग आंदोलन इसके अंतर्गत नहीं आता। ताबलीग आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, जबकि अन्य आंदोलन किसान आंदोलन है, जिनमें से खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात में किसानों द्वारा किया गया था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा किया गया था। अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर चलाया गया था। तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल के किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था, जबकि तागलीग आंदोलन मुसलमानों द्वारा अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के संबंध में 1927 में चलाया गया था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकों के नाम। पहले आते हैं सेल्डन ओलिवर, इनका संबंध है द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट से। नेक्स्ट आते हैं ले पावर की एल्बर्ट का संबंध है एडमिनिस्ट्रेशंस द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से। अशोक चंद्रा का संबंध है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। और फाइनर SE का संबंध है द पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। सेल्डन ओलिवर का संबंध है द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट से। ले पावर की अल्बर्ट का संबंध है एडमिनिस्ट्रेशंस द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से। अशोक चंद्रा का संबंध है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। और फाइनर
SE का संबंध है द पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।